प्रिय मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर लाल साहब सिंह स्वागत करता हूं। और आज की प्रस्तुति है कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत मार्क्स के चिंतन का एक मेरुदंड है, जिसके आधार पर वह शोषण की व्याख्या करता है। मार्क्स पहला विचारक है जो आर्थिक सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक विश्लेषण करता है और अपने निष्कर्ष निकालता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो मार्क्स का है, उस पर एडम स्मिथ का, जो उस समय का एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, उसका प्रभाव पड़ा था। और उसके साथ ही साथ डेविड रिकार्डो के भी अर्थशास्त्री सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा था। मार्क्स के इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन दास कैपिटल में मिलता है और उसकी एक पुस्तक है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, इसमें मिलता है। अतिरिक्त मूल्य कहते किसे हैं? शाब्दिक अर्थ से इसको जानना पड़ेगा। शाब्दिक रूप में वस्तुतः अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक पैदा करता है और जिसके एवज में वह पाता है। कहने का तात्पर्य ये कि जब कोई श्रमिक कोई चीज पैदा करता है और उस पैदा करने के लिए वो 100 रुपया पारिश्रमिक पाता है, लेकिन वह वस्तु 500 रुपए की है, तो जो 400 रुपए का डिफरेंस है, अंतर है, वही अतिरिक्त मूल्य है। अब इस पूरी धारणा को समझने के लिए, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने के लिए, हमें पूंजीवाद की उत्पादन प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। पूंजीपति जब अपने उत्पादन का काम शुरू करता है तो उत्पादन के संसाधन जुटाता है, उत्पादन के साधन जुटाता है, और वो उसमें जो साधन लगाता है वो दो प्रकार के होते हैं, या जो पूंजी लगाता है जिसे आप कह लें, वो पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी वो है, उसके अंदर आता है कच्चा माल, औजार, मशीन आदि, ये सब पूंजीपति लगाता है। और अस्थिर पूंजी जो है, उसमें मजदूर का श्रम आता है, यानी जो मजदूर का श्रम है वह एक साधन है, वह भी एक पूंजी है, वह भी एक वस्तु है। पूंजीपति करता क्या है? पहले वो कमोडिटी लगाता है। कमोडिटी में फिर आप समझिएगा कच्चा माल, औजार, श्रम शक्ति, मशीन इत्यादि। और जब उसमें श्रम लग जाता है तो उत्पादन होता है। तो उस उत्पादित वस्तुओं को बेच करके वो मनी अर्न करता है, धन पैदा करता है। फिर उस धन को अपने पूंजी में लगाता है, फिर और बड़े पैमाने पर धन पैदा करता है। तो इस तरह से पूंजी लगाना, पूंजी से धन पैदा करना, उस धन को फिर और बड़े पैमाने पर पूंजी के रूप में लगाना, फिर धन पैदा करना, ये पूंजीवादी व्यवस्था में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो पूंजीवाद में उपयोग की वस्तु बनती है, उपभोग की वस्तु बनती है, उसी से वो धन बना लेता है, उसी को लागत के रूप में लगा करके फिर पूंजी और धन बना लेता है। और इससे जो उसको फायदा होता है, मुनाफा होता है पूंजीपति को,
उससे उसके अंदर मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और इसीलिए वह असीमित अमर्यादित उत्पादन निरंतर करता रहता है और अपने पूंजी के साम्राज्य को बढ़ाता रहता है। मार्क्स मूल्य निर्धारण का जो सिद्धांत बताता है उसमें दो चीजें शुरू में बताता है। एक तो है मूल्य का श्रम सिद्धांत, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, और दूसरा है सरप्लस थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य का श्रम सिद्धांत का तात्पर्य यह है किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो श्रम से ही निर्धारित होता है, यानी श्रम ही मूल्य का वास्तविक निर्माण करता है। अधिक श्रम करेंगे अधिक मूल्य प्राप्त होगा, कम श्रम करेंगे कम मूल्य प्राप्त होगा। अब अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसका भी संबंध श्रम से ही जुड़ा हुआ है और एक शब्द में यदि हम कहना चाहें कि अतिरिक्त मूल्य क्या है, वह श्रम है जिसका पारिश्रमिक श्रमिकों को नहीं दिया जाता है, नहीं प्राप्त होता है। सरप्लस वैल्यू इज एन अनपेड लेबर, यानी वह श्रम जिसका पारिश्रमिक या मजदूरी नहीं दी जाती है, वो पूंजीपति की जेब में चली जाती है, वह अतिरिक्त मूल्य है। अब उस जो पूंजीपति तैयार करता है, कोई वस्तु तैयार करता है, तो उस मूल्य को, उस वैल्यू को जो हम निर्धारित करते हैं तो उसके दो आधार होते हैं। एक तो होता है उपयोग वैल्यू, यूज वैल्यू। यूज वैल्यू का मतलब होता है कि जिस वस्तु का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, वह वस्तु उपयोगी मानी जाती है, उसका मूल्य होता है। यदि वो उपयोगी नहीं है, उसका लोग उपयोग नहीं करते हैं, तो उसका मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक प्यासे हुए व्यक्ति को जल का मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्यास नहीं लगी है उसके लिए जल का कोई मूल्य नहीं है। तो एक तो आधार ये हुआ उपयोग के आधार पर मूल्य का निर्धारण होना, उपयोग मूल्य, यूज वैल्यू, और दूसरा है विनिमय वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू का तात्पर्य होता है कि किसी भी वस्तु में जो श्रम लगा रहता है, लेबर लगा रहता है, उस वस्तु का वह लगा हुआ श्रम ही विनिमय मूल्य निर्धारित करता है। विनिमय मूल्य जो है वो मनुष्य के श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। कितना श्रम लगा है इस पर निर्भर करता है। और जो पूंजीवाद है वह विनिमय मूल्य को ही ध्यान में रख करके उत्पादन करता है। अब विनिमय मूल्य कैसे तय होता है? श्रमिक के श्रम का जो विनिमय मूल्य है, एक्सचेंज वैल्यू है किसी वस्तु के उत्पादन का, वो कैसे है? तो इसके लिए एक फार्मूला है, सोशली नेसेसरी लेबर टाइम। हिंदी में कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से आवश्यक है कि नहीं वो वस्तु जिसका उत्पादन किया गया है, और उसमें कितना श्रम का समय लगा है। सामाजिक रूप से उपयोगी यदि वस्तु है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, और यदि सामाजिक रूप से उपयोगी नहीं है तो वो श्रम लगाना भी बेकार है, उसका विनिमय कौन करेगा? इसीलिए जो पूंजीपति है वह अपनी औद्योगिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए बहुत ही उपयोगी जो सोशली नेसेसरी चीजें होती हैं उनका उपयोग करता है। अब इसके लिए एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। जैसे यदि किसी 15 या 20 किलोमीटर पर हमें जाना है तो उसके लिए हम किराया 15 या 20 रुपए दे देते हैं। उदाहरण है ये, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसी 20 किलोमीटर पर यदि हमको बारात लेके जाना है तो हम उसके लिए 2000 रुपए देते हैं, गाड़ी करते हैं और वो गाड़ी हमको अपने निवास स्थान से बारात स्थल तक ले जाती है,
ले आती है, जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय की, आते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय की, 40 किलोमीटर 2000 रुपए में। लेकिन यदि हम किराया दें तो पता चला 20 रुपये जाते समय, 20 रुपये आते समय। लेकिन हम 2000 देते क्यों हैं? वो सोशली नेसेसरी है, हम उसको समझते हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो 20 रुपये काम के लिए हम 2000 रुपये तक खर्च कर देते हैं, और नहीं तो नहीं करते। अब दूसरा तत्व जो है वह है लेबर टाइम, श्रम का समय कितना लगा, इस पर भी मूल्य निर्धारित होता है, वैल्यू निर्धारित होता है। जो श्रम का समय है, पूंजीवादी व्यवस्था में हर वस्तु एक सामान है और श्रम भी एक सामान है। जैसे पूंजीपति अपना वस्तु बाजार में बेचता है, वैसे ही श्रमिक अपना श्रम बेचने के लिए बाजार में खड़ा है। आजकल आप देखते होंगे तिराहों पर, चौराहों पर, बड़े बड़े शहरों में भी चौराहों पर श्रमिक सुबह 7-8 बजे 9 बजे आपको सैकड़ों की संख्या में मिलेगा। वो अपने श्रम को बेचने के लिए खड़ा है, और लोग उस श्रम को 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए खरीद के ले जाते हैं। उसका एक निश्चित मूल्य होता है, जिसकी मजदूरी से आप कह सकते हैं, उसको देते हो खरीद। तो एक तरह से लेबर इज लाइक ए कमोडिटी, श्रम भी एक सामान है, चौराहे बिक रही है, और उसको श्रमिक के उस श्रम को पूंजीपति ले जाता है। तो लेबर पावर जो है, श्रम शक्ति है, वो बिक रही है, और जितने समय के लिए बिक रही है, लेबर टाइम जिसे हम कहेंगे, एक श्रमिक का श्रम जितने समय के लिए बिक रहा है वो लेबर टाइम कहलाता है। 8 घंटे के लिए तो 8 घंटा उसका लेबर टाइम हुआ, 10 घंटे के लिए तो 10 घंटा लेबर टाइम हुआ, 2-4-10 दिन, महीने के लिए तो उतना समय हुआ। तो श्रम शक्ति का समय ही, जो टाइम है, वो विनिमय मूल्य का निर्धारण करता है। एक्सचेंज वैल्यू जो है वो लेबर टाइम से निर्धारित होती है, और सोशली नेसेसरी है कि नहीं है, इस पे डिपेंड करती है। तात्पर्य यह हुआ कि श्रम का समय का जो मूल्य है वो संपूर्ण विनिमय मूल्य का निर्धारण करता है। श्रम का जो समय है वह श्रमिक एक कमोडिटी की तरह बेचता है, फिर वो उसका उस पीरियड में जाकर के उत्पादन करता है, अपना पारिश्रमिक लेके चला आता है, और पूंजीपति उसका मूल्य ज्यादा लगा के, विनिमय मूल्य ज्यादा लगा करके उसको बेचता है। और इस तरह से जो बीच के सारे अंतर हैं वो प्राप्त करता है एक्सचेंज के रूप में, और सरप्लस वैल्यू के रूप में, अतिरिक्त मूल्य के रूप में। ये बात सही है कि श्रम के बदले श्रमिक मजदूरी प्राप्त करता है, पूंजीपति मजदूरी देता है, परंतु वो मजदूरी केवल इतनी होती है जिससे कि वह मजदूर और उसका परिवार किसी तरह अपना गुजर बसर कर सके, और अगले दिन मजदूरी करने के लिए पुनः आ सके, और नहीं आ सके तो अपने पीछे बच्चों के रूप में श्रम को बेचने के लिए या श्रम कार्य करने के लिए दूसरे श्रमिक छोड़ जाए। श्रमिक जितनी मजदूरी पाता है उसके बराबर का उत्पादन वो अपना काम शुरू होने के कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में कर देता है। उसके बाद जितनी देर और काम करता है, उस अवधि का जितना उत्पादन करता है, वह सब पूंजीपति की जेब में चला जाता है। यही अतिरिक्त मूल्य है, यही अनपेड लेबर है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक श्रमिक 100 रुपया मजदूरी पाता है, 8 घंटे काम करता है, और उस 100 रुपए की मजदूरी में 8 घंटे काम करते हुए वह 500 रुपए का उत्पादन करता है, तो पारिश्रमिक या मजदूरी तो उसकी 100 रुपए है, तो बाकी जो 400 रुपए वो कमाया, और जो पूंजीपति के
जेब में चला गया, वो अतिरिक्त मूल्य है, अनपेड लेबर है, उसका पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। और और वही क्या है, वही एक शोषण है। इसलिए हम समझते हैं कि इस जो अतिरिक्त मूल्य है, इसमें समय का बड़ा महत्व है। श्रम का जो समय है उसका बड़ा महत्व है। पूंजीपति क्या चाहता है कि अधिक से अधिक उत्पादन करा लें, अधिक से अधिक समय तक काम करा लें। 8 घंटा काम करता है तो चलो इसको हम 10 घंटा करवा देते हैं। लेकिन श्रम का समय बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, लोग विरोध करते हैं। तो पूंजीपति दिमाग लगाता है और ये करता है कि श्रम का समय नहीं बढ़ाता, वो 8 घंटे का 8 घंटा ही रखता है, लेकिन अधिक से अधिक उत्पादन करवा लेता है। कैसे? वो नई नई तकनीक, नई नई मशीनें और नई नई उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर देता है। उच्च एकदम मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न मशीन्स आ जाएंगे, उसमें जो है तौर तरीके आ जाएंगे, तकनीकी का प्रयोग कर लेगा। तो पता चला कि यदि वो 8 घंटे में 500 का उत्पादन करता, 500 रुपए के मूल्य का उत्पादन करता था, तो अब नई मशीन और तकनीक के नाते अब वो 500 नहीं 5000 मूल्य की उत्पादन करने लगा। तो श्रमिक का समय 8 ही घंटा है, शोषण बढ़ गया। जब 500 करता था तो 400 का शोषण होता, 100 पाता था। अब वो 5000 का उत्पादन कर रहा है और पा रहा है केवल 100 रुपए। तो बाकी जो 4900 रुपए है, जो बहुत कई गुना है, वो अतिरिक्त मूल्य हो गया और वो सीधे सीधे पूंजीपति उसको पाता है। और इस तरह से पूंजीपति दिन प्रतिदिन धनी से धनी, धनी से धनी होता जाता है और गरीब मजदूर जो है गरीब से गरीब होने लगता है। और इस श्रम की अवधि में बड़ी चालाकी से जब वो मशीनों का प्रयोग करके श्रम लेता है, उत्पादन बढ़ जाता है, तो अब श्रमिक का महत्व कम हो जाता है। वो बेकार होने लगते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। उत्पादन तो बढ़ गया, वो बढ़ा श्रमिक का, लेकिन मजदूरों का क्या हुआ? मजदूरों क्या हुआ? जो कि श्रम करता है वो घट गया। मशीनों के बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने और उनके आधुनिकीकरण का जो बैड इफेक्ट है, बुरा प्रभाव है, वह अंततः मजदूरों पर ही पड़ता है। बेकारी बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि है, ये मजदूर बेकार हैं, काम मिल नहीं रहा है। तो श्रमिकों के लिए ये बेकार मजदूर एक तरह से रिजर्व सेना, रिजर्व फोर्स के रूप में रहते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। और चूंकि संख्या बढ़ गई है, बेकारी बढ़ गई है, तो अब क्या करते हैं कि ये कम मजदूरी पर भी उनको रखने लगते हैं। यदि वो 100 रुपए रखते हैं तो 80 रुपए पर भी वो तैयार हो जाते हैं। तो 20 रुपए इसमें भी पा लिए, वो उत्पादन उतना ही कराया। तो हर तरह से मजदूरों का शोषण करता है। खर्च 100 रुपया करता है, कमाता है 400 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए या इससे भी अधिक। कम मजदूरी के कारण मजदूर भी वैसे भाई काम करेगा ही करेगा, पेट भरना ही भरना है। इसलिए अतिरिक्त लाभ सब मजदूर का, जो उसको मिलना चाहिए, ये मजदूर का हक है, उत्पादन वो करता है, वो चला जाता है पूंजीपति के पास और इस तरह से वो शोषण का शिकार बनता जाता है। तो अब ये पता चला कि अतिरिक्त मूल्य जो है वो श्रमिकों के श्रम का परिणाम है, परंतु श्रमिकों को उनका हक नहीं मिलता है। और अतिरिक्त मूल्य का निर्माण करने वाला श्रमिक ही सृजन करता है, उत्पादन करता है, निर्माण करता है, लेकिन उस सृजन पर, उस उत्पादन पर, उस वस्तु पर उसका अधिकार नहीं रहता है। यह अनैतिक भी है, अवैधानिक भी है, यह अन्याय भी है और शोषण भी है। श्रमिक का संबंध एक प्रवासी की तरह हो जाता है। आज आप लोग कोविड-19 में देख रहे होंगे, दुनिया भर के, भारत के तमाम बड़े बड़े महानगरों, जहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और सभ्यता की ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, वहां से मजदूर आ रहा है लाखों की संख्या में। वो सारी सभ्यता इन्हीं श्रमिकों की देन है। लेकिन आज श्रमिक रोटी के लिए मोहताज है,
वो बड़े बड़े पूंजीपति उनको बाहर कर दिए हैं और वो अपने गांवों की तरफ बेकार होकर के लौट रहा है, कुछ मर जा रहे हैं। उनकी गरीबी, उनकी दुर्दशा आप दूरदर्शन पर देख रहे हैं या विभिन्न चैनल्स पे, विभिन्न सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इस तरह से पूंजीपतियों में पूंजीपतियों के शोषण से केवल एक चीज, एक वस्तु का लाभ होता है। वो ये होता है कि जो ये मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, इसमें वर्ग चेतना धीरे धीरे आती है। मार्क्स ऐसी कल्पना करता है और वर्ग चेतना जब आती है तो संगठित हो जाते हैं। संगठित हो जाते हैं तो पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकने के लिए और उनके अपने उत्पादन पर अधिकार बनाए रखने के लिए वो बाद में चलकर आप पढ़ेंगे कि वो क्रांति करते हैं। श्रमिकों की जो वर्ग चेतना है वो बहुत ही लोगों में संगठन का भाव पैदा कर देती है। मजदूरों का पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह होता है, क्रांति होती है और क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नया समाज, एक नई उत्पादन व्यवस्था और एक नई सिस्टम का जन्म होता है, जिसमें बाद में चल करके वो समाजवादी उत्पादन व्यवस्था की पद्धति की बात करता है और इस तरह से परिवर्तन आता है। मैं समझता हूं कि मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को आप समझ गए होंगे। मेरा ये निवेदन है कि यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, जो कमियां रह गई हों वो जरूर कमेंट में हमको बताएं ताकि आने वाले वीडियो में इसका हम सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।